नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए 21 जून से निःशुल्क कोविड टीकाकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार ने न केवल टीकाकरण की गति बढ़ाई बल्कि इसके दायरे को भी विस्तृत किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब दीपावली तक मिलेगा। इससे नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासी निःशुल्क खाद्यान्न ले सकेंगे। राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों ने निःशुल्क वैक्सीन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.94% हुई। स्वदेश में निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ता शामिल। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने दोहा में AFC एशिया कप 2023 के क्वालीफायर मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। स्पेन के राफेल नाडाल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिला वर्ग में मारिया सक्कारी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली ग्रीक महिला खिलाड़ी बनी। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें। इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21 जून से टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की मांग को देखते हुए ही टीकाकरण अभियान का 25% काम राज्यों के हवाले किया गया। इसके बाद राज्यों को इस व्यापक अभियान की कठिनाई और विश्व में वैक्सीन की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई। इसलिए राज्यों ने 1 मई से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने की सुविधा जारी रहेगी और इसकी निगरानी राज्य सरकारें करेंगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू होते ही लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 3 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशों से वैक्सीन आयात पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में नेजल यानी नाक से देने वाली वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों पर वैक्सीन की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए परीक्षण शुरू हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले करीब 1.25 साल में देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में
एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। देश के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई। घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेशों से बनी दवाएं, वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर मंगाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध होने से विदेशों पर निर्भरता घटी है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी की इस स्थिति में सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के साथ है, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक बढ़ाया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी राज्यों को निःशुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराने की घोषणा का स्वागत किया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की गति बढ़ेगी, बल्कि राज्य सरकार का भार भी कम होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भी प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट में केंद्र द्वारा देश में निर्मित 75% टीकों की खरीद और इन्हें सभी राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के फैसले की सराहना की। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने केंद्रीय स्तर पर वैक्सीन खरीदे जाने के बारे में प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा कि इस फैसले से वैक्सीन की शीघ्र उपलब्धता के अलावा इसकी कीमतों में एकरूपता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को वैक्सीन का समान आवंटन हो सकेगा, जिसकी मांग परिसंघ भी करता रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और संक्रमण से ठीक होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। Daily positivity rate is also continuously declining and it is 6.34% and this is less than 10% for the 25th consecutive day. मंत्री समूह की 28वीं बैठक में कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लगातार 25वें दिन संक्रमित लोगों की तुलना में कोविड से ठीक होने वालों की दैनिक संख्या ज्यादा रही। कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 93.94% हो गई है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 14 लाख से अधिक है और 83% कोविड रोगी 10 राज्यों में हैं। साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर भी लगातार कम हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कुल 36 करोड़ से अधिक जांच की जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। देश भर में 28 प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस की जीनोम अनुक्रम का पता लगाने का कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप के कारण उत्पन्न स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सामान्य घटनाओं की तुलना में कोविड मरीजों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्र ने शैक्षणिक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोजगार अवसरों के लिए विदेश जाने वाले लोगों या टोक्यो ओलंपिक खेलों के भारतीय दल के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ऐसे यात्रियों के पासपोर्ट के साथ कोविन प्रमाण पत्र जोड़ा जाएगा। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये दिशा निर्देश भेज दिए हैं। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला है तो इस सूरत में कोविशील्ड टीके का दूसरा डोज 28 दिन के बाद कभी भी दिया जा सकता है। वर्तमान में 84 दिन बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लेने का नियम है। विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पासपोर्ट संख्या का जिक्र होना अनिवार्य है। यह सुविधा 18 साल के ऊपर के उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये खास व्यवस्था कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। कोविन सर्टिफिकेट को ऐसे यात्रियों के पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567 और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 80461100007। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए 21 जून से निःशुल्क कोविड टीकाकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार ने न केवल टीकाकरण की गति बढ़ाई बल्कि इसके दायरे को भी विस्तृत किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब दीपावली तक मिलेगा। इससे नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासी मुफ्त खाद्यान्न ले सकेंगे। राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों ने निःशुल्क वैक्सीन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.94% हुई। स्वदेश में निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपभोगकर्ता शामिल। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने दोहा में AFC एशिया कप 2023 के क्वालीफायर मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। स्पेन के राफेल नाडाल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिला वर्ग में मारिया सक्कारी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली ग्रीक की पहली महिला खिलाड़ी बनी। राजस्थान में अनलॉक के दूसरे चरण के तहत आज से कुछ और छूट दी गई है। गृह विभाग द्वारा कल रात जारी नए दिशा निर्देश आज सुबह 5 बजे से लागू हो गए हैं। राजस्थान आने वाले ऐसे व्यक्तियों को अब RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा जो यात्रा से 28 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। अन्य यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देशों के तहत अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन शनिवार तथा रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 50% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा सकेगा। राज्य में 10 जून से रोडवेज तथा निजी बसों का संचालन भी शुरू हो सकेगा, लेकिन सिटी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सार्वजनिक पार्क भी खुलेंगे। इस बीच राज्य में संक्रमण दर घटकर 2% से नीचे आ गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों को कुछ रियायतों के साथ 15 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके तहत शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी और 50% क्षमता के साथ निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति होगी। बिहार में आज से चुने गए कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पटना में 2 स्थानों पर और राज्य के प्रत्येक जिले के सदर अस्पतालों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। श्री पांडेय ने कहा कि रात के समय टीकाकरण की आवश्यक व्यवस्था के लिए विभिन्न जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण केंद्रों पर ऑनलाइन और स्थल पर ही पंजीकरण उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में तीव्र गति से टीकाकरण का काम चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में अब तक 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 8,30,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु के 77% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य के 3 जिलों महासमुंद, रायगढ़ और धमतरी में 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। राज्य में 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 90% स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगा दी गई है। प्रदेश में अब तक सभी आयु वर्ग और श्रेणियों के व्यक्तियों को पहली और दूसरी डोज मिलाकर 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में जारी लॉकडाउन 16 जून तक बढ़ा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड के 9,313 नए मामले सामने आए, जबकि 21,921 लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 10,219 नए मरीज सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 58,42,000 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 21,081 लोग ठीक हुए। इसके साथ ही संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 55,64,348 हो गई है। राज्य में कल 154 रोगियों की इस महामारी से मौत हुई। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 1,04,70 तक पहुंच गई है। इस समय 1,74,320 रोगियों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में 3 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन इस्पात संयंत्रों और पेट्रोलियम रिफाइनरियों में ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने ओडिशा के ढेंकानाल में टाटा स्टील के 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस्पात संयंत्रों ने देश में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया है। एक रिपोर्ट। देश के कुल ऑक्सीजन उत्पादन में ओडिशा के योगदान पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 2 महीनों में राउरकेला स्थित राउरकेला स्टील प्लांट में 17,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और टाटा तथा जिंदल स्टील प्लांटों में 38,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में जब अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उस समय ओडिशा ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में फ्रंट लाइन राज्य की भूमिका निभाई। इस बीच राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,000 नए मामले सामने आए हैं। ओडिशा में इस समय कोविड मरीजों की संख्या 77,000 है। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। भारतीय नौसेना ने कल देश में तैयार 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 बिगड़े में शामिल किए। इनका उपयोग समुद्र में निगरानी और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों से युक्त हैं, जिनके जरिए समुद्री सीमा में टोही गतिविधियों के साथ साथ लंबी दूरी के खोज और बचाव अभियान कुशलतापूर्वक संचालित किए जा सकेंगे। MK3 हेलीकॉप्टर भारी मशीन गन से भी लैस हैं। कर्नाटक में राज्य सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 149 तालुक और 19 जिला अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनके सुधार कार्य पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और राज्य के कोविड कार्य बल के प्रमुख डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बताया कि इन अस्पतालों का स्तर 3 महीने के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मंजूर होने वाले 1,500 करोड़ रुपए में से 800 करोड़ रुपया मूलभूत सुविधाएं स्थापित करने में खर्च होंगे और बाकी 600 से 700 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन देने के लिए उपयोग में आएंगे। जिला और तालुक स्तर पर अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद 4,000 डॉक्टर्स जरूरी कर्मचारी नियुक्त होंगे और डायग्नोस्टिक सुविधाएं आरंभ होंगी। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स सिखाने के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 5,000 लोगों को अस्पताल और एम्बुलेंस में काम करने दिया जाएगा। मंत्री ने जानकारी दी है कि इस महीने राज्य को 80 लाख डोज वैक्सीन प्राप्त होंगे। 45 साल से ऊपर व्यक्तियों में 51% को वैक्सीन दिए जाने की बात उन्होंने बताई। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
उत्तर प्रदेश में 72 जिलों से कोविड कर्फ्यू हटा लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या कल पहली बार 1000 से नीचे आ गई। राज्य में लगातार कम हो रहे संक्रमण का नतीजा ये हुआ कि सहारनपुर जिले में भी कोरोना के मामले 600 से कम हो गए हैं और वहां भी आज से दुकानें खोली जा सकेंगी। राज्य के बाकी 3 जिलों लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू को जारी रखने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसला लेंगे। राज्य में कोरोना के मरीजों की पॉजिटिविटी दर लगातार घटती जा रही है और अब ये 1% से भी कम हो गई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 98% हो गई है। 2,80,000 से ज्यादा कोविड जांचें करने के बावजूद कल नए कोविड मरीजों की संख्या मात्र 727 रही। कल प्रदेश के 2 जिलों में एक भी नए कोविड के मामले नहीं मिले। वहीं 9 जिले ऐसे थे जहां मात्र एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस समय कोरोना के लगभग 15,000 सक्रिय मामले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। बैठक में मराठा आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तथा ताउते तूफान राहत कार्यों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ये जानकारी दी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 193 सदस्यों की महासभा में कल हुए चुनाव में कुल पड़े 191 वोटों में से 143 श्री शाहिद के पक्ष में गए। श्री शाहिद अब सितंबर में शुरू होने वाले 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये मालदीव और श्री शाहिद की उपलब्धियों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत बहुपक्षवाद को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र में वांछित सुधारों के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने भी श्री शाहिद को बधाई दी है। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। देश में करीब 5,80,00,000 एमएसएमई में से 40% से अधिक उद्यमों को औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती। एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात का 40% योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। भारत ने कल दोहा में AFC एशिया कप क्वालीफायर के ग्रुप ई के मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से पराजित किया। ग्रुप ई में भारत की ये पहली जीत है। 7 मैचों में 6 अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 3 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 3 मैच उसने ड्रॉ खेले। भारतीय टीम फीफा विश्व कप 2022 में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन AFC एशिया कप के लिए क्वालीफाई कर सकती है। स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने इटली के यानिक सिनर को 7-5, 6-3, 6-0 से हराकर अंतिम 8वें जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में नडाल का सामना 10वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्जमैन से होगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने संघर्षपूर्ण मुकाबले में इटली के लोरेंजो मुसेटी को 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना इटली के मैटियो बेरेटिनी से होगा। महिला सिंगल्स में यूनान की मारिया सक्कारी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने पिछले वर्ष की उपविजेता और विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी सोफिया केनिन को 6-1, 6-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली वो यूनान की पहली खिलाड़ी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूनिक क्लाइंट कोड के आधार पर 7 करोड़ से अधिक पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है। बीएसई के वक्तव्य में कहा गया है कि 6 से 7 करोड़ यूजर तक पहुंचने के सफर में मात्र 139 दिन लगे। इनमें से 82 लाख यूजर 20 से 40 वर्ष के हैं। इसके अलावा बीएसई की लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 227 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। $30 खरब का आंकड़ा 25 मई 2021 को पार कर लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी चंद्रिका, लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री के कल संबोधन में कही गई बातों को आज सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता ने लिखा है 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को केंद्र मुहैया कराएगा मुफ्त टीका। सभी राज्यों को 21 जून से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं मुफ्त टीके का राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। अमर उजाला लिखता है नीयत साफ, नीति स्पष्ट, गरीब कल्याण योजना की अवधि 5 महीने बढ़ाई गई। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है 25% टीके अब भी प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाएंगे। टीकों की एमआरपी पर 150 रुपए सर्विस चार्ज ही लिया जा सकेगा। हिन्दुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है अप्रैल में दूसरी लहर में वायरस के स्वरूप के बदलने से बड़े पैमाने पर दोबारा संक्रमण हुआ, जिससे हालात बेकाबू हुए। कोरोना के कम होते मामलों के बीच अखबारों ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों के चित्र के साथ लिखा है पहले दिन कल दिल्ली में ऑड इवन व्यवस्था के तहत बाजार खुलने पर टूटे नियम। हरिभूमि ने लिखा है दुकानदार नाखुश। दिल्ली मेट्रो में आधी संख्या में यात्रियों की व्यवस्था के बावजूद भीड़ को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशनों के गेट लॉक करने पड़े। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को प्रमुखता दी है कि महामारी के साथ साथ सूचनाओं की भरमार से जूझ रहा है देश। लगभग सभी अखबारों ने भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर के सरकार से और समय मांगने को मुखपृष्ठ पर दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है ट्विटर नए नियम मानने को तैयार, मांगी मोहलत। राष्ट्रीय सहारा ने वांछित अपराधी मेहुल चोकसी के कथित अपहरण मामले की जांच शुरू होने की खबर पर लिखता है चोकसी के वकीलों की शिकायत पर रॉयल पुलिस फोर्स ने जांच शुरू की। अखबारों ने 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई के इस निर्देश को भी मुखपृष्ठ पर दिया है कि प्रैक्टिकल ऑनलाइन पूरा करें और 28 तक अंक जमा कर दें। दैनिक जागरण लिखता है मानसून के बादलों ने पकड़ी रफ्तार, व्यापक बारिश से अच्छी खेती के आसार। हिन्दुस्तान ने लिखा है दिल्ली में अगले 4 दिनों की कड़ी गर्मी के बाद बूंदाबांदी से बदलेगा मौसम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए 21 जून से निःशुल्क कोविड टीकाकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा सरकार ने न केवल टीकाकरण की गति बढ़ाई बल्कि इसके दायरे को भी विस्तृत किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब दीपावली तक मिलेगा। इससे नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासी मुफ्त खाद्यान्न ले सकेंगे। राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों ने निःशुल्क वैक्सीन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.94% हुई। स्वदेश में निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपभोगकर्ता शामिल। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।